नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा तीसरा अधिकार है। पहला हमारा समानता का अधिकार 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और अब तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। दो आर्टिकल है इसमें। पहला हम करेंगे अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। इसे समझने से पहले इस अनुच्छेद के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं पहले उनको देखेंगे। व्यक्ति को न केवल राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, वह प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद जो 23 है वो केवल जो राज्य है उसके विरुद्ध ही नहीं, बल्कि जो प्राइवेट संस्था है अगर वो भी मानव का दुर्व्यापार करता है और जबरदस्ती जो है उससे मजदूरी करवाता है, तो वहां तक अनुच्छेद 23 उस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से शोषण को वर्जित करता है कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बच्चा है, उसका किसी प्रकार से शोषण नहीं किया जाएगा। न तो उसका व्यापार किया जाएगा, न ही उससे अनैतिक व्यापार करवाया जाएगा और न ही उससे किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाएगी, कोई कार्य करवाया जाएगा। यानी हर प्रकार के शोषण से क्या करता है अनुच्छेद 23 उसे संरक्षित करता है। इस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय समाज के दो बड़े कलंक, एक तो नारी क्रय विक्रय और दूसरा दास प्रथा, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया है, समाप्त करने का प्रयास किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध या दबाव से कार्य करना पड़ता है तो भले ही उसे पारिश्रमिक दिया गया है। यानी कोई व्यक्ति है, उससे किसी खेत में या फिर किसी फैक्ट्री में या फिर कहीं निर्माण कार्य चल रहा है, उससे जबरदस्ती कार्य लिया गया है, लेकिन उसे पारिश्रमिक भी दे दिया गया है। अब जबरदस्ती काम करवाया गया क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी, तो यह भी किस में आएगा? जबरदस्ती काम में आएगा, बलात् श्रम ही कहलाएगा। फिर है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो ओवर टाइम करता है और उसे ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता, यानी अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करना भी बलात् श्रम के अंदर आता है। हीरा सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 2007 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान न देना भी बलात् श्रम में आता है। फिर दीनानाथ बनाम भारत संघ 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि बिना पारिश्रमिक कैदियों से काम कराना भी बलात् श्रम में आता है। फिर न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान भी बलात् श्रम में आता है। संजीत राय बनाम राजस्थान राज्य वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर न्यूनतम मजदूरी मान लो 90 रुपए है और 90 रुपए से कम मजदूर को मजदूरी दी जाती है तो वो भी बलात् श्रम के अंदर है। तो हमने अभी अनुच्छेद 23 के अंदर इसका एक पार्ट देखा, बलात् श्रम। यानी अगर व्यक्ति से जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लिया जाता है, उसको पारिश्रमिक तो दिया जाता है लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लिया जाता है तो भी बलात् श्रम है। अगर व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है तब वो भी बलात् श्रम है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो अतिरिक्त काम कर रहा है, अतिरिक्त समय काम कर रहा है और उसको अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता तो ये भी बलात् श्रम के अंदर आता है। तो हमने एक पार्ट देखा बलात् श्रम। अब हम देखेंगे मानव का दुर्व्यापार। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको करते हैं। मानव दुर्व्यापार एक विस्तृत शब्दावली है जिसमें मानव का क्रय विक्रय ही नहीं बल्कि उसके द्वारा उसका जो है अनैतिक व्यापार करना और ऐसे ही अन्य प्रयोजनों के लिए अगर उसका उपयोग किया जाता है तो वह मानव दुर्व्यापार कहलाएगा। इसी के अंदर वेश्यावृत्ति, दास प्रथा, महिलाओं का क्रय विक्रय रोकने हेतु 1956 में कानून बनाया गया। 1956 में कानून बना महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, फिर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन एक्ट 1976। पुनर्वास, इसमें निर्जा चौधरी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का एक वाद था जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप बंधुआ मजदूर का उन्मूलन तो कर देंगे, उसको छुड़वा तो देंगे, लेकिन उसका पुनर्वास भी किसको करना पड़ेगा? पुनर्वास भी राज्य सरकार को करना पड़ेगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद 23(2) देखते हैं, जहां हमने अनुच्छेद 23(1) के अंदर देखा कि
मानव का दुर्व्यापार यानी उसका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, अनैतिक काम नहीं करवाए जा सकते और बलात् श्रम नहीं लिया जा सकता, यानी व्यक्ति को संरक्षण दिया गया है इन चीजों से। वहीं 23(2) जो है वो इसका अपवाद है 23(1) का, जिसमें यह कहा गया है कि जो राज्य है वो लोकहित की दृष्टि से जो अनिवार्य सेवाएं होती हैं वो व्यक्ति से ले सकता है, व्यक्ति को बाध्य कर सकता है कि उसे राज्य की जो सेवाएं हैं, अनिवार्य सेवाएं, वो देनी पड़ेगी। लेकिन राज्य इसमें जाति, वर्ग, मूलवंश, लिंग किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो लोकहित में अनिवार्य सेवा वर्जित नहीं है। इसके अंतर्गत राज्यों को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवाएं लागू करने की शक्ति प्राप्त है और राज्य ऐसी अनिवार्य सेवाओं के लिए व्यक्ति को बाध्य कर सकता है। इसमें भी राज्य जाति, धर्म, वंश, वर्ग का भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार राज्य द्वारा ली गई सेवा न तो बेगार है और न ही मानव व्यापार है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, जैसे सैनिक की हमें जरूरत पड़ी, हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो गया और हमें सैनिकों की आवश्यकता है, तो युद्ध के समय में व्यक्तियों को सेना में भर्ती किया जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे साथ जबरन किया जा रहा है, क्योंकि वो एक अनिवार्य सेवा है, इसलिए आपको सेना में लेना जो है, सेना में अगर आपको जबरन लिया जाता है तो ये न तो बेगार है और न ही मानव के दुर्व्यापार के अंदर आता है। तो इस प्रकार 23(2) जो है 23(1) का अपवाद है। अब हम इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 24। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें दो बातें हैं। देखो, एक तो जो जोखिमपूर्ण काम है उन कारखानों के अंदर बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, जो जोखिम रहित है, जिनमें खतरा नहीं है, उन कारखानों में बच्चे काम कर सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं। इस अनुच्छेद का उद्देश्य 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करना है, कि वो स्वस्थ रहें। इसके लिए बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 बनाया गया, ताकि जो बच्चे हैं उनकी बाल मजदूरी को रोका जा सके। 2005 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग का गठन किया गया। अब देखिए, एक तो कानून बना दिया और एक आयोग बना दिया, किस लिए? कि बच्चे जो है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, अगर वो कहीं जोखिमपूर्ण काम कर रहे हैं तो उनको रोका जा सके। जहां तक खतरों यानी खतरों रहित, जोखिम रहित कारखानों का प्रश्न है, न्यायालय ने सभी सरकारों को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर ये देखें कि जहां भी जो जोखिम रहित कारखाने हैं वहां बच्चे 4 से 6 घंटे के बीच में की अवधि जो है उसमें ही काम करें और प्रत्येक दिन 2 घंटे तक उसकी शिक्षा का पूरा खर्चा और व्यवस्था जो है, जहां वो काम कर रहे हैं उस कारखाने का मालिक या जहां भी वो काम कर रहे हैं उसका नियोजक जो है वो सारे का सारा खर्चा वहन करेगा। तो हमने आज शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा, जिसमें 2 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। जिसमें 23 में हमने देखा कि किस प्रकार से बलात् श्रम और मानव के दुर्व्यापार को रोकने के लिए सरकारों ने समय समय पर कानून बनाए हैं, और फिर हमने 23(2) के अंदर उसका अपवाद देखा कि जो राज्य सरकार है वो सार्वजनिक सेवाओं के लिए, अनिवार्य सेवाओं के लिए व्यक्ति को बाध्य कर सकती है कि वो काम करे। इस प्रकार से ली गई सेवा जो है वो न तो बलात् श्रम कहलाएगी न मानव का व्यापार कहलाएगी। उसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 24 कारखानों के अंदर 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके काम करने का प्रतिषेध करना। इसमें मैंने 2 बातें बताई। एक तो जो जोखिमपूर्ण कारखाने हैं, जैसे चूड़ी निर्माण का काम है, तो यूपी के अंदर मोस्टली चूड़ी के कारखाने हैं। अब उन चूड़ी के कारखानों में क्या है, बच्चों से काम करवाया जाता है और उन बच्चों के जो है हाथ जल जाते हैं, इसलिए उन कारखानों में बच्चों को काम करने से रोका जाता है। और अन्य कई ऐसे कारखाने होते हैं जहां बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्य करने से रोका जाता है। इसके लिए सरकार ने बाल श्रम प्रतिषेध और नियम अधिनियम 1986 बनाया। फिर 2005 में एक आयोग ही बना दिया, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग। फिर अगर मान लो कारखानों में खतरा नहीं है तो वहां बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन 4 और 6 घंटे के बीच की अवधि
ताकि वो काम करेंगे और 2 घंटे जो है वहाँ का नियोजक जो है उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, पूरा खर्चा वो वहन करेगा। इस प्रकार हमने आर्टिकल 23 और 24 देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।